प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम भौतिक विज्ञान के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस से लेकर के पीओ तक आप लिस्ट देख सकते हैं। इन सभी एग्जामों में जो है ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इसलिए ये आगे के होने वाले एग्जामों में भी पूछे जाने की संभावनाएं को होने की वजह से हमारा इन सभी प्रश्नों को जो है देखना और इनको जो है याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं एक-एक करके इन सभी 25 प्रश्नों को। तो पहला जो प्रश्न है, वो है डायनेमो जो विद्युत का जनन करता है, वास्तव में ऑप्शन ए आयनों के स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी विद्युत आवेश के स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों के स्रोत के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन डी ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए डायनेमो जो होता है, ये क्या करता है कि आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस तरीके से जो है ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ये ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। चूँकि आपने देखा होगा साइकिल में भी डायनेमो को आपने देखा होगा, साइकिल में डायनेमो लगा रहता है, वो क्या करता है? वो आपका पहिए से जो आपका जुड़ा रहता है डायनेमो और इसका जो घुंडी होता है वो आपका साइकिल के पहिया जब नचता है तो ये भी नचता है घुंडी डायनेमो का। और इस तरीके से ये जो यांत्रिक ऊर्जा है, ये इस डायनेमो के ज़रिए बदल दिया जाता है आपका जो है विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा की सहायता से ही आपका जो है आगे की तरफ में जो बल्ब लगा रहता है उससे जो है प्रकाश निकलता है। यानी कि जो है आपका ये डायनेमो जो है वो क्या कर रहा है, वो आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में चेंज कर रहा है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है कि ये ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका 750 वाट अंकित विद्युत इस्त्री में 220 वोल्ट प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो इसमें हम क्या करेंगे कि 750 यहाँ पर जो आपका वाट दिया हुआ है, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 220 से। तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा और बाकी जो है आपका 75 में जब 22 से हम भाग करेंगे, तो ये जो है आपका लगभग-लगभग 3.41 आएगा। यानी कि इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आंसर हो जाएगा आपका 750 वाट अंकित विद्युत इस्त्री में 220 वोल्ट पर प्रवाहित जो धारा होगा, वो 3.41 एम्पीयर होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा कण प्रतिकण है? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी दिया हुआ है फोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो कि आपका गलत आंसर है और नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो ये जो है आपके एक-दूसरे के कण प्रतिकण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल उनके बीच नाभिकीय बल के बराबर होता है या फिर नाभिकीय बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है या फिर नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है या फिर होता ही नहीं है। तो देखिए किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में जो आपका स्थिर विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फ़ोर्स लगता है, वो आपका जो है न्यूक्लियर फ़ोर्स की तुलना में आपका जो है निर्बल होता है, यानी कि वीक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है जीमोन प्रभाव, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव और ऑप्शन सी है डी ब्रोगली प्रमेय और ऑप्शन डी है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो देखिए, बिग बैंग जो थ्योरी है ये आपका जो है डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 के से कौन-सी किरणें जो है निकलती हैं? ऑप्शन ए है एक्स रे, दूसरा है गामा रे और तीसरा है बीटा रे और यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी है कि सभी। तो देखिए कार जो आपका कोबाल्ट 60 होता है उससे आपका जो है गामा रे निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए लैपिंग, ऑप्शन बी रीमिंग और ऑप्शन सी है ब्रोचिंग और ऑप्शन डी है टैपिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टैपिंग यानी कि छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं टैपिंग। अगला क्वेश्चन है पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है कितना से? ऑप्शन ए है 0.4536 के द्वारा और ऑप्शन बी है 0.3645 के द्वारा और ऑप्शन सी है 0.4356 के द्वारा और ऑप्शन डी है 0.6543 के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ और आपको समझा भी दे रहा हूँ। क्योंकि 1 पाउंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 पाउंड में जो है आपका होता है 0.4
5 3 6 किलोग्राम। ठीक है, तो एक आपका पाउंड में इतना किलोग्राम है, तो जितना भी आपको पाउंड का निकालना पड़ेगा, जैसे मान लो कि आपको x पाउंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका 0.4536 है, इससे हम लोग x में मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 2 पाउंड का निकालना है, तो क्या करेंगे, एक पाउंड का हो गया 0.4536 किलोग्राम, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाउंड का निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन जो था कि पाउंड को किलोग्राम में चेंज करने के लिए कितना से गुणा करना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.4536 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये जो है आपका बताना है कि ये किस नियम के अनुसार है। ऑप्शन ए दिया हुआ है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, और ऑप्शन सी है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, और ऑप्शन डी है गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। किसी भी स्थिर या फिर गतिशील वस्तु का स्थिति या फिर दिशा में जो है तब तक कोई भी परिवर्तन यानी कि बदलाव नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगे। ये नियम है आपका न्यूटन के द्वारा दिया गया गति का पहला नियम। तो बात कर लेते हैं कि न्यूटन का जो है आपका दूसरा जो नियम है, मतलब गति के लिए जो न्यूटन ने जो दूसरा नियम बनाया, वो आपका नियम क्या है। तो देखिए दूसरा नियम है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और उस जो परिवर्तन होता है वो भी आपका जो है उसी दिशा में होता है जिधर की बल लगा होता है। तो ये आपका जो है दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या है, तो ये भी आपको बता दूं, तो तीसरा नियम में आपका बताया गया है न्यूटन के तीसरा नियम में कि हर एक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है, जो कि क्रिया के परिमाण के बराबर ही होता है। यानी कि हर एक क्रिया के अपोजिट और इक्वल एक रेस्पॉन्स या फिर कह सकते हैं कि आपका प्रतिक्रिया होता है। ये आपका जो न्यूटन का तीसरा नियम है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है न्यूटन, और ऑप्शन सी है फैराडे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने जो है आपका गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है, मतलब कि कौन सा जो है आपका नियम के अनुसार रेखीय संवेग संरक्षण होता है। तो इसमें ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, और दूसरा है आपका न्यूटन के द्वितीय नियम, और तीसरा ऑप्शन है आपका न्यूटन के तृतीय नियम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने आप लोग को जो है बताया था कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे हुए बल के समानुपाती होता है, और परिवर्तन जो है उसी बल के दिशा में होता है। तो ये आपका जो न्यूटन के दूसरे नियम से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, और ऑप्शन बी है स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है। तो ये आपका देखिए जब ऊपर जाएगा तो उस समय आपका भार तो बढ़ेगा, भार जो है आपका बढ़ेगा। जब नीचे आएगा तो भार भी आपका क्या होगा, घटेगा। अब देखते हैं ऊपर की ओर त्वरित गति से, तो त्वरित गति से जब जाएगा तो फिर आपका जो भार है वो भी आपका त्वरित गति से बढ़ेगा, और जब नीचे आएगा त्वरित गति से तो उसका जो है भार भी त्वरित गति से घटेगा। तो सबसे कम जो है आपका भार होगा डी में, और उसके बाद से आपका बी में उससे ज्यादा होगा, और ए में उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उस लिफ्ट पे जो है व्यक्ति का भार सबसे अधिक होगा जो कि ऊपर की तरफ में एक्सिलरेटेड मोशन के थ्रू जा रहा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। तो ये जो है आपका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व जो होता है वो किसी भी पिंड का वो प्रॉपर्टी होता है, गुणधर्म होता है, जो कि सीधी रेखा में अगर वो विराम में है या फिर एक समान गति में है तो उसी को उस वस्तु को जो है उसी विराम या फिर एक समान गति की अवस्था में स्थिति में जो है बनाए रखता है, उसमें परिवर्तन को जो है वो रोकता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, तो यही आपका जो है इनर्शिया या फिर जो है जड़त्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है तब जब वेग
का सिर्फ मान नियत रहे, या फिर वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे, या फिर वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे, या फिर वेग का मान और दिशा दोनों ही परिवर्तनशील हो। देखिए किसी भी पिंड का जो है वेग तब एक जैसा यानी कि समरूप कहा जाएगा जब वेग का मान और दिशा दोनों ही आपके नियत रहे, फिक्स रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले तथा सॉरी और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है? तो अब यहाँ पे जो हम लोग क्या कर देंगे, संवेग यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे मास दिया हुआ है, तो हम उसको जो है डिवाइड कर देंगे और फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा जो है आपका आंसर हो जाएगा 2/3 जूल, यानी कि जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पे 2 न्यूटन सेकेंड दिया हुआ था, इसमें जो हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 3 किलोग्राम से और इस तरीके से जो हमें आंसर मिल जाएगा 2/3 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आरेखित किया जाता है वक्र जो होगा उसका जो ग्राफ यानी कि वक्र होगा वो कैसा होगा? तो ये जो है आपका एक दीर्घवृत्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या फिर की ऑप्शन ए समान गति होती है, ऑप्शन बी समान वेग होता है, या फिर ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी समान त्वरण होता है, या फिर ऑप्शन डी समान बल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब शून्य में मतलब निर्वात में जो है स्वतंत्र रूप से अगर दो वस्तुओं को गिराया जाए चाहे उनका वेट कुछ भी रहे, तो वैसे कंडीशन में दोनों का जो त्वरण होगा, दोनों का जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है कि यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती तो दीर्घवृत्त का तल ऑप्शन ए कभी-कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, या फिर ऑप्शन बी पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता, या फिर ऑप्शन सी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी पर गिर जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी भी मतलब कि पृथ्वी का कोई अगर उपग्रह है जो कि उसके कक्षा में दीर्घवृत्ताकार रास्ते पर जो है अगर घूम रहा है, तो वो जो आपका दीर्घवृत्त का तल है वो पृथ्वी के केंद्र से जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्प्रिंग का काठिन्य है, ऑप्शन ए स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता, और ऑप्शन बी है आधार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर भार, और ऑप्शन सी है प्रति एकांक विक्षेपण पर भार, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्प्रिंग का काठिन्य जो है वो आपका स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये जो है आपका किस नियम का पालन कर रहा है? तो ये आपका जो है नियम एक यानी कि प्रथम नियम का जो है आपका पालन कर रहा है, क्योंकि प्रथम नियम में हमने क्या बताया था? प्रथम नियम में हमने यही बताया था कि कोई भी वस्तु अगर जो है आपका विराम की अवस्था में है या फिर जो है एक समान गति की अवस्था में है, तो वो तब तक जो है अपने स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है या फिर दिशा में भी परिवर्तन नहीं करता है जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगे। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे क्या होता है कि जब अचानक से बस जो है आपका ये बस हो गया, अब बस में यहाँ पे कोई अगर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अब होता क्या है कि ये जो व्यक्ति है अचानक से ये चल रहा है, और जब चल रहा है तो इसका जो शरीर है उस व्यक्ति का वो आपका मोशन में है, और जब अचानक से बस रुकता है तो इसका व्यक्ति का जो कि बस तो रुक रहा है, ये जो आपका व्यक्ति है ये तो रुकता नहीं है। इस वजह से जो आपका व्यक्ति अचानक से जो आपका आगे की तरफ में झुक जाता है मोशन में होने के कारण, यानी कि जो आपका पहला नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है जो कैपिटल जी होता है इसका जो है आपका इकाई क्या होता है? तो इसका इकाई हो जाता है आपका जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। अच्छा, ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर बी में जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो है आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आवेग माप है, ऑप्शन ए
द्रव्यमान का, ऑप्शन बी गति की प्रमात्रा का, और ऑप्शन सी वेग का, या फिर ऑप्शन डी संवेग में परिवर्तन का। तो संवेग में परिवर्तन जो होता है उसका माप जो है आपका आवेग है। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका जो है सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। और ये एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन कितना होता है आपका? 10⁻⁻6 मीटर होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जब 10⁻³ मिलीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो जाएगा आपका जो है 0.001 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज का जो ये सेट है, 9वां सेट, इसका जो है अब ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है केल्विन, और ऑप्शन सी है वाट, और ऑप्शन डी है कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केल्विन जो होता है वो तापमान का एसआई मात्रक होता है। और इस तरीके से हमने जो है आज 25 एमसीक्यू देखा, जो कि फिजिक्स से था। और ये पहले के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो है पूछे जा चुके हैं। आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी इन सभी क्वेश्चनों से जो है वंचित ना रह सके, इनका रिवीजन बढ़िया से कर ले, ताकि आगे जो है छूटे नहीं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।